देखिए टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो देखिए मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से हम लोग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम, फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम, मैंने लास्ट क्लास में आपको क्रेमर रूल पढ़ाया था। अब आपको मैं बता रहा हूँ यूजिंग मैट्रिक्स मेथड नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये तीन इक्वेशंस हैं। क्रेमर रूल में तो क्या करते थे हम लोग, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री और डेल्टा निकालते थे। फिर सारी पॉसिबिलिटी आपको बताई गई थी किस तरीके से हम लोग करते हैं। अब यूजिंग मैट्रिक्स मेथड बोर्ड में आएगा तो यूजिंग मैट्रिक्स मेथड करना है। तो आप इसको सबसे पहले किस फॉर्म में लिखते हैं, ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर a भी एक मैट्रिक्स है, x भी एक मैट्रिक्स है और b भी क्या है आपका एक मैट्रिक्स है। ए कौन सा मैट्रिक्स है आपका, ए मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स, यानी एक्स का मैट्रिक्स कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, यानी कि ए1 एक्स वाई जेड के पहली इक्वेशन में कोफिशिएंट a1 b1 c1, यहाँ पर a2 b2 c2, ये a3 b3 और c3। एक्स किसका मैट्रिक्स होता है, जो वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या क्या है इसमें, तीन है, एक्स वाई और जेड, ये इसका मैट्रिक्स है। ठीक है, और बी क्या होता है, जो इक्वेशन में कांस्टेंट होते हैं, यानी कि d1 d2 और d3 का मैट्रिक्स है। तो ax इक्वल टू बी की फॉर्म में अगर हम लिखें इसको, इसके बाद अगर आपने इसको ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा है तो दोनों साइड अगर, यानी ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा है, दोनों साइड अगर मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो a इनवर्स इंटू a, ये a इनवर्स इंटू बी, तो a इनवर्स इंटू a आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, i इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। ठीक है, तो सर इसमें x क्या हुआ, एक बार फिर से बता दो। बता देते हैं, जो भी वेरिएबल हम इसमें यूज कर रहे हैं वो हमारे x है। यानी यहाँ पर इक्वेशन में देखो मैं आपको ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख के दिखा देता हूँ। a क्या है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। x क्या है हमारा, x y z, और b क्या है हमारा, d1 d2 d3। ax इज इक्वल टू, यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं, देखिए a आपका जो कॉफिशिएंट का मैट्रिक्स है वो है, x क्या है वेरिएबल जो यूज किए यहाँ पर x y z वेरिएबल यूज कर रखे हैं, और b क्या है आपका d1 d2 d3, क्या आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ax इज इक्वल टू बी, अब देखिए इसको मैं देख लेता हूँ ये इक्वल क्यों है। अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके बता दूंगा, तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो रो को कॉलम से किया, तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1z, यहाँ पर a1x प्लस b1y। सर ए का इन्वर्स है सर। हाँ जी, वहां पर फिर a का इन्वर्स कर देंगे ना। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, a2x प्लस b2y प्लस c2z, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू ये d1 d2 d3। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं तो उनको कंपेयर कर सकते हैं, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका दोबारा वही इक्वेशन बन जाती है, इसलिए इन इक्वेशन को हम ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को, बात करिए, बोलिए। यस, एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर
यस बोलिए। सर मुझे नेक्स्ट पेज पे आपने ए इनवर्स इंटू बी किया करना था, तो हमने वो ए इंटू बी कर दिया सीधे। बेटा ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया ना इसमें, तो ये ए इनवर्स इंटू ए तो आई हो गया, यहाँ ए इनवर्स इंटू बी आ रहा है। ये तो सॉल्व करने का तरीका बता रखा है मैंने कि आप इस तरह से एक्स वाई एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स ठीक है मैट्रिक्स का वैल्यू ही तो एक्स वाई जेड है, एक्स मैट्रिक्स एक्चुअली है क्या, एक्स वाई जेड ही तो आ रहा है एक्स मैट्रिक्स, है ना। ठीक है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, solve the following system of equations using matrix method। तो देखिए पहली इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, दूसरी है x प्लस 3z इक्वल टू 11, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। ठीक है, 3 बार बोर्ड में आ चुका है। तो पहली इक्वेशन x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, और अगला x प्लस 3z है, x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड इज इक्वल टू 11। तीसरा है 2x माइनस 3y प्लस 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा। तो a क्या है आपका, तो चाहो तो आप इसको अलग से लिख सकते हैं, वेयर a इज इक्वल टू क्या है 1 2 1 1 0 3 2 माइनस 3 0। ठीक है, x क्या है आपका, x मैट्रिक्स यानी एक्स वाई जेड, और b क्या है आपका 7 11 और 1। ठीक है, तो देखिए ax इक्वल टू बी है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, a इनवर्स b हो गया। तो यानी आपको a का इनवर्स निकालना कंपलसरी है, जो a मैट्रिक्स है इसका इनवर्स निकालना आपका कंपलसरी है। तो देखिए सबसे पहले a मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स निकालना हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो a मैट्रिक्स क्या है 1 2 1 1 2 1 1 0 3 1 0 3 2 माइनस 3 0 2 माइनस 3 0। ए इनवर्स होता है आपका एडीजे ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला सबसे पहले, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया 1 2 1 1 0 3 2 माइनस 3 0। तो 1 के रेस्पेक्ट में ओपन किया तो ये आ गया 9। ठीक है, माइनस 2 के रेस्पेक्ट में ओपन किया तो, और ये आ गया -6, और 1 के रेस्पेक्ट में ओपन किया तो -3, तो यह आ गया 9 प्लस 12 माइनस 3, तो यह आ गया आपका 18। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 18 आ गया, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। अब ए इनवर्स निकालने के लिए दूसरा हमने निकालना है एडीजे ऑफ ए। तो एडीजे ऑफ ए निकालने का आप पैटर्न जानते हैं, ये क्या होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1 का कोफैक्टर निकाला तो ये आ गया 9, 9 -2 का कोफैक्टर निकाला तो ये आ गया -6 2 1 का, फिर ये 1 का कोफैक्टर निकाला तो ये -3। जानते हो ना कोफैक्टर निकालना तो। ठीक है, फिर इस 1 का कोफैक्टर निकाला तो आपका क्या आ जाएगा 1 का कोफैक्टर 2 प्लस यही आ जाएगा आपका, 1 मिनट, 1 का कोफैक्टर निकाला तो 3। ठीक है, अब ये 0 का कोफैक्टर निकाला तो -2, एक माइनस पहले से सॉरी प्लस है बाहर को, और यहाँ पर आ जाएगा आपका -7, इधर इस 2 का कोफैक्टर निकाला तो 6, और -3 का वो -3 कैसे आया? आप ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, ये माइनस में दिक्कत है आपको। नहीं सर, 3 से।
बेटा ये 1 का कोफैक्टर ये आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू 0 0 प्लस 3 आएगा ना अंदर तो, ओके सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है आपका 2 और यहाँ पर आ रहा है आपका -2। किसी को दिक्कत है इसमें तो बात करिए। तो एडीजी ऑफ ए क्या आ रहा है 9 6 -3 9 6 -3 -3 -2 7 6 -2 -2 इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपका, ट्रांसपोज लिया तो 9 6 एक मिनट, ठीक है। 9 6 -3 -3 -2 7 और 6 -2 -2। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे एडीजी ऑफ ए आ गया तो ए इनवर्स क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया एडीजी ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 18, 1/18 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 -2। ये आपका ए इनवर्स आपका आ गया, ठीक है। अब आपका ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या था आपका ए इनवर्स इंटू बी। एक्स मैट्रिक्स था आपका एक्स वाई जेड, ए इनवर्स आ रहा है आपका 1/18 ये 9 -3 6 9 -3 कैलकुलेशन आप लोग जानते हैं 9 -3 6 6 -2 -2 6 -2 -2 -3 7 -2 -3 7 -2 इंटू बी क्या है आपका, बी हमारे पास यहाँ पर था 7 11 1 7 11 1 तो 1/18। अब इसको दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया 9 इंटू 7 63 -33 प्लस 6। यहाँ पर क्लियर है ना सबको, मल्टीप्लाई कर रहे हैं सीधा सीधा और कुछ नहीं है। यहाँ आ गया 42 -22 -2 इधर आ गया -21 और प्लस 77 -2 तो 1/18 इंटू और वो -33 कैसा है ऊपर? आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, रो को कॉलम से कर रहे हैं ना मल्टीप्लाई, अनुज भूल गए मैट्रिक्स का ये मल्टीप्लिकेशन। 9 इंटू 7 63 ओके सर, -3। रो में किया है। ओके। अब देखिए इसके बाद क्या है 63 -33 ये आ गया 36, ये आ गया 18, ये आ जाएगा आपका 54। तो 18 1/18 18 सबसे डिवाइड किया तो 2 1 और 3 ये आपका x y और z। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पे क्या आता है, x को 2 आ गया, y 1 आ गया और z 3 आ गया। आपको चेक करना है कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो ये जो आंसर आ रहा है ये इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही ना हमेशा, तो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं। क्लियर है मेरी बात? यस सर। देखिए इक्वेशंस आपकी दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ax इक्वल टू b की फॉर्म में ट्रांसफर करें तो आप जानते हैं फिर फाइनली x इज इक्वल टू a इनवर्स b हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, नेचुरल सी बात है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका सॉल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है। वहां पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वहां पर वो वहां पर भी डिटर्मिनेंट याद है डेल्टा होता था, यही तो होता था
delta A is not equal to 0, then the given system is consistent with यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अब सेकंड पॉइंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन क्या होता था, क्या आता था? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें दो पॉसिबिलिटी हमारे पास आती थी। दो पॉसिबिलिटी क्या होती है? एक बार इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉरी, अगर ये 0 हो जाता है तो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाता है तो, ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, फाइंड एडीजे ऑफ ए इंटू बी। दोनों केसेस में हम लोग फाइंड आउट क्या करते हैं, एडीजे ऑफ ए इंटू बी। अगर एडीजे ऑफ ए इंटू बी ये आपका नॉट इक्वल टू 0 है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0, अगर एडीजे ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 है, then the given system of equation is consistent with infinite solution, consistent with infinite solution। वहां पर क्या होता था याद है? वहां पर क्या करते थे हम लोग? वहां पर डेल्टा इक्वल टू डेल्टा, सब जीरो ही तो होते थे वहां पे यस सर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पर अगर एडीजे ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, then the given system is inconsistent and it has no solution। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, अगर कॉम्पिटिशन में आता है आप क्रेमर रूल से कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं। शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is consistent। सिस्टम दे रखा है 2x minus y plus 3z equal to 5, 3x plus 2y minus z equal to 7, 4x plus 5y minus 5z is equal to 9, 2x minus y plus 3z equal to 5, 3x plus 2y minus z equal to 7, 4x plus 5y minus 5z equal to 9। ठीक है, तो देखिए इसको ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा, जहाँ पर आप जानते हैं a क्या होता है, 2 minus 1 3, 3 2 minus 1 4 5 minus 5, और x क्या है आपका x y z, और b क्या है आपका 5 7 9। ठीक है, ये आ रहा है, जहाँ पर a ये रहा, b ये रहा। अब देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a चेक करना होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, 2 minus 1 3, 3 2 minus 1 4 5 minus 5। तो भाई सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम बात करें तो 2 के रेस्पेक्ट में ओपन किया तो -10 + 5, 1 के रेस्पेक्ट में ओपन किया तो -15 + 4, और 3 के रेस्पेक्ट में ओपन किया तो 15 - 8। तो ये हो गया 2 × -5 और -11
प्लस 3 इंटू 15 माइनस 8 7, तो माइनस 10 माइनस 11 प्लस 21, तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, यानी एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, क्या बचती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए तभी तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, एडीजे ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या प्रूव करना पड़ेगा, 0 प्रूव करना पड़ेगा पहले। समझ रहे हैं ना आप लोग? यस क्योंकि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो नो सॉल्यूशन होगा और सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, जबकि सिस्टम इनकंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट प्रूव करना है। तो 2 माइनस 1 3, 3 2 माइनस 1, 3 2 माइनस 1 4 5 माइनस 5, 2 माइनस 1 3, 3 2 माइनस 1 4। अब देखिए एडीजे ऑफ ए अगर हम लोग निकालते हैं तो एडीजे ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम लोग, इसका ट्रांसपोज, तो क्या हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देखिए एडीजे ऑफ ए निकालना कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट ही लिख दूं आपको एडीजे ऑफ ए, ठीक है, डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ, आप लोग निकाल सकते हैं एडीजे ऑफ ए। तो एडीजे ऑफ ए क्या आएगा इसका, एडीजे ऑफ ए आता है -5 10 -5 11 -22 11 और 7 -14 और 7, ठीक है। तो अब एडीजे ऑफ ए इंटू बी हमने देखा, यह आ गया -5 10 -5 11 -22 11 7 -14 7 इंटू बी कितना है, बी आपका है 579, बी आपका है 579। तो देखिए आपका एडीजे ऑफ ए इंटू बी, इसको मल्टीप्लाई सर किया, हमने उसका ट्रांसपोज नहीं किया, हाँ जी, सर हमने उसका ट्रांसपोज नहीं किया। डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिखा है मैंने, ओके सर। ठीक है। तो ये हो गया -25 प्लस 17 माइनस 45, ये हो गया 55 -22 इंटू 7 154 प्लस 11 इंटू 9 99, ये हो गया 35 -14 इंटू 7 98 प्लस 63। तो ये क्या आ गया, 0 0 0 0, क्या आ रहा है, एडीजे ऑफ ए इंटू बी आपका क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब क्या होता है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ रहे हैं मेरी बात, नहीं समझ रहे हैं आप लोग? सिस्टम Yes, इज sir. कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमने प्रूव कर दिए कि है, यानी कंसिस्टेंट तो ऑटोमेटिकली हो गया, लेकिन अब इसको पूरा लिख के दिखाना पड़ता है। 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 7, 4x प्लस 5y माइनस 5z इक्वल टू 9। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम z को k मान लेते हैं, तो कोई भी दो इक्वेशन ले लीजिए, फर्स्ट सेकेंड, 2x माइनस वाई प्लस 3k इक्वल टू 5, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 5 माइनस 3k, पहली इक्वेशन। ऐसे दूसरी में z को k रखा, 3x प्लस 2y माइनस k इज इक्वल टू 7, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू k प्लस 7, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू k प्लस 7, तो दोनों को सॉल्व करके वैल्यू अगर हम निकाल लें तो आसानी से निकाल सकते हैं। ये बात तो क्लियर ही होगी आपको, ठीक है। तो x आ गया 17 माइनस 5k अपॉन 7 और y आ जाएगा 11k माइनस 1 अपॉन 7 और z तो k है। क्लियर है सबको कि नहीं है, बोलिए। यस सर। Yes. करिए।